नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अति चतुराई उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इसका प्रभाव उल्टा देखा जा रहा है। एक और जहां ये वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के प्रति अपनी बेरुखी प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी नेता बगावत में उतर आए हैं। एक संदेश जा रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित होने के बाद कहा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरी चुनाव लड़ने की 1% की इच्छा नहीं थी। मैं तो एक दिन में 8 सभाओं की तैयारी कर रहा था, 5 हेलीकॉप्टर से 3 कार से पहुंच सकूं, ऐसी जगह जाने की तैयारी में था। इंदौर में बड़ा गणपति मंदिर में दर्शन करने के बाद मंगलवार को कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सच कह रहा हूं, मैं अंदर से खुश नहीं हूं, इसलिए कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। चुनाव लड़ने का माइंड सेट होता है, अपने को तो जाना है, भाषण देना है, बड़े नेता हो गए, अब तो अपन हाथ जोड़ने कहा जाए, भाषण देना और निकल जाना। मैंने तो यही सोचा था। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया है। उधर कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सतना, सीधी और नागदा में घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध होने की खबरें आना शुरू हो गई। इन सीटों पर कुछ बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीधी में भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला को टिकट काटकर सांसद अदिति पाठक को प्रत्याशी घोषित किया है। इस फैसले से केदारनाथ नाराज बताए जाते हैं। वही खबर है कि टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं और जिनसे नाराज स्थानीय नेता शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, कोरोना काल में यही सांसद गणेश सिंह घर से नहीं निकले। सतना की जनता ने अगर सहमति दी तो वे गणेश जी के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी भी बगावत कर सकते हैं, ऐसी खबरें। तो इस पूरे प्रकरण की चर्चा करने के लिए कल जेवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक पाचकोट, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर रविकांत और साध्वी मीनू ने परिचर्चा का संचालन किया। देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख हिस्साभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक इसकी सूचना पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख हिस्साभार। दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मोदी प्लान बना रहे हैं सत्ता में लौटने का और इस चक्कर में जो दांव वो चल रहे हैं वो दांव उनके साथ उल्टा पड़ रहा है। और बल्कि अब मध्य प्रदेश में तो सीन ऐसा दिख रहा है मानो बीजेपी में बड़ी बगावत हो रही है। आइए सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं और एक बाइट दिखाना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय, आप जानते हैं, नाम तो सुना होगा, कैलाश विजयवर्गीय, और ये जो बात कह रहे हैं उनकी बात जरा सुन लीजिए, गौर फरमाइए इनकी बातों पे। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बीजेपी में कैसे हो गई है बड़ी बगावत। देखिए जरा। सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया।
तो कैलाश विजयवर्गीय जी कद्दावर नेता हैं और कहां तो इनकी इच्छा थी, इन्होंने अपनी प्लानिंग भी कर ली थी कि 8 सभाएं रोज करेंगे और 3 जाएंगे कार से और 5 सभाओं में जाएंगे हेलीकॉप्टर से, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। ये तमाम बातें अभी आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय की जुबानी, और कभी सीएम पद के ये इच्छुक भी रह चुके हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन इस बार उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है। आपने जो बाइट सुनी दोस्तों, उससे साफ समझ में आ गया होगा कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ने की जगह प्रचार की तैयारी में थे और टिकट मिलने पर उन्हें खास खुशी नहीं है, क्योंकि शायद उनसे कोई मशविरा नहीं किया गया। बीजेपी या कहूं तो मोदी के काम करने का शायद यही स्टाइल अब बन गया है, अपने मन से फैसले लेना और उसे सब पर थोप देना। यानी बीजेपी नेताओं का माइंडसेट देखे बिना ही उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जबकि जिन लोगों को टिकट की आस थी उन्हें निराश किया गया है, और इसमें से बहुत से लोग तो बीजेपी अब छोड़ भी चुके हैं और छोड़ने वाले भी हैं। वैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक कुछ नहीं होता, सभी कार्यकर्ता हैं और मुझे पता था कि मेरा टिकट होने वाला है। वहीं जब उनसे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आगे आने की बात पूछी गई तो वो हंसते हुए कह गए कि आगे आगे देखिए होता है क्या। दूसरी तरफ कांग्रेस इस सूची के बाद से, दूसरी सूची जो भाजपा की आई है उसके बाद से कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा में मिल रहे समर्थन, जन समर्थन और हमारी तैयारी देखकर भाजपा घबरा गई है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन समर्थन यात्रा निकाल रही है और यही कह रही है कांग्रेस की उस यात्रा में जो हमें जन समर्थन अभी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, उस जन समर्थन के कारण भाजपा घबरा गई है, जिस कारण केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में बीजेपी को उतारना पड़ रहा है। कांग्रेस की इस बात में दम तो नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास अब न मुद्दे दिख रहे हैं, न स्थानीय नेतृत्व है, और शायद इसीलिए बीजेपी उल्टी गंगा बहा रही है। लोग पार्षद बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं और सांसद बनने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बीजेपी सांसदों को विधायक बना रही है। बीजेपी का बस चले तो शायद सत्ता में बने रहने के लिए पीएम को सीएम भी बना सकती है। खैर ये होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आज पीएम साहब यानी नरेंद्र मोदी जी ने अपने सीएम के दिनों को याद किया। पीएम साहब ने अपने सीएम के दिनों को याद किया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी आज गुजरात में थे, अपने गृह राज्य में थे, जहां उन्होंने 10 साल पहले की कांग्रेस शासित केंद्र सरकार पर गुजरात की प्रगति को राजनीति के चश्मे से देखने का आरोप लगाया। कहां 10 साढ़े 9 साल तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री रहे, और 10 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। आज भी उस फोबिया से बाहर निकलिए। मोदी जी ने कहा है आज गुजरात में, अपने गृह राज्य में, कि गुजरात में निवेश और वाइब्रेंट गुजरात को लेकर केंद्रीय मंत्री, तब के केंद्रीय मंत्री, यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री मुझसे कहते थे कि वे निश्चित रूप से आएंगे जब वाइब्रेंट गुजरात का समय आता था। तो आप जानते हैं कि एक वाइब्रेंट गुजरात चलता था, हर साल करते थे नरेंद्र मोदी, सीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन पता नहीं, कह रहे हैं सीएम यहां पीएम नरेंद्र मोदी कि, लेकिन पता नहीं कि पीछे से डंडा चलता था और वो जो केंद्रीय मंत्री जिनको मैं कहता था कि आप आइए, उनको इन्वाइट करता था, वो नहीं आते थे, वो मना कर देते थे। उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया, वे बाधाएं पैदा करते थे। ये तमाम बातें वो कह रहे थे 10 साल पुरानी और कांग्रेस या यूपीए सरकार की। मोदी को खुद 9.5 साल हो गए हैं पीएम बने हुए, लेकिन अब भी उनके दिमाग से कांग्रेस राज की यादें नहीं जा रही हैं। अब भी उनकी राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द ही चल रही है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी जुबान खोलते हैं तो परेशानी में डाल देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मध्य प्रदेश में इतनी परेशानी क्यों है नरेंद्र मोदी जी को? जरा इस बाइट को सुन लीजिए तो शायद समझ में आ जाएगा कि क्यों परेशान है नरेंद्र मोदी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया
136 सीटें मिली कर्नाटक में और हम 150 सीटें लाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये जब मध्य प्रदेश को लेकर तैयारियों का दौर चल रहा था यहां दिल्ली में, ये बाइट आज की नहीं है, ये बाइट 2 महीना पुरानी है, लेकिन तब राहुल गांधी ने कह दिया था कि 150 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ऐसे बयान 3 बार और दे चुके हैं और आपको कल आपने सुना कि एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो श्योर शॉट जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का नाम लिया था। इससे पहले उन्होंने लद्दाख में भी ये बात कही थी। तो ये जो बातें बार बार आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज, निराश, परेशान, हताश सब तरह से दिखाई दे रहे हैं। और यहां वो जहां भी जाते हैं कांग्रेस उनका पीछा करती है और इसीलिए कांग्रेस का नाम लिए बिना वो रह नहीं पाते हैं। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों, क्या इन तमाम बातों को अगर सामने रखा जाए तो यहां क्या दिखाई देता है? क्या कांग्रेस के कारण बीजेपी ऐसे फैसले ले रही है जिससे वो अपने सांसदों को विधायक को पार्षद तक, और क्या कल को पीएम को सीएम तक ऐसे देखेंगे हम? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी में बड़ी बगावत होने वाली है या बीजेपी बड़ी बगावत की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है? कैलाश विजयवर्गीय की बात आपने सुन ली। कैलाश विजयवर्गीय जो बात कह रहे हैं उस बात में भी दम है और वो तैयार नहीं है आज भी, और अंदर खाने ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और भी बहुत कुछ इसमें से निकाल के समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। पूरे 8 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी। और सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। ये बगावत जो हम लिख भी रहे हैं, ये किस दिशा में आप देख रहे हैं स्वामी जी? और सबसे बड़ा सवाल यहां ये भी स्वामी जी कि यहां से मोदी जी की राजनीति, बीजेपी की राजनीति और विपक्ष का जो हमलावर होना जो देख रहे हैं हम लगातार, खासकर मुंबई की मीटिंग के बाद से, वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी बात कि 2024 को लेकर के कितनी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव जी, जो मेरा शिक्षक मन बहुत दिनों से ये कह रहा था और आपके कार्यक्रम में बार बार मैंने रिपीट किया कि बीजेपी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए किस प्रकार की टूट होगी। और जो गुजरात गए हैं मोदी जी, सूत्र ये बताते हैं कि गुजरात इसलिए गए हैं कि गुजरात में भी बहुत बड़ी टूट होने वाली, और गुजरात बीजेपी में इतनी बड़ी टूट होने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सूचना मोदी जी को मिली। लेकिन अगर आप मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखें, वो हमेशा उन स्टेट्स में जाते हैं जहां पे चुनाव होता है। लेकिन इस समय वो गए हैं गुजरात, 2 दिन के लिए गए। क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि अभी तक उन्होंने ये कल्पना कर ली थी, उनको ये सूचना मिल गई थी कि ये जो है शुरुआत हो रही है, जो 5 विधानसभा के चुनाव होंगे और 2024 का ये एक प्रकार का पटाक्षेप होने वाला है। और वो ये समझते थे कि इसके बाद गुजरात एक सेफ जगह है जहां पे उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री को बिठा रखा था जिसका अपना कोई आधार नहीं था, कोई गुट नहीं था, कुछ नहीं था। इसके पहले वाले तो तब भी थोड़े बहुत उनके अपने लोग थे और पुराने राजनीतिज्ञ थे। लेकिन उन्हें अब ये महसूस हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की जब गद्दी छूटे तो गुजरात में भी उनको बैठने की जगह ना मिले। आप देखिए पंकजा मुंडे, आप देखिए राजस्थान, आप देखिए मध्य प्रदेश, और आप जरा इसके विपरीत देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी में किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। गोदी मीडिया के बहुत भरसक प्रयास के बावजूद कि जेडीयू में ये हो रहा है, शिवसेना में ये हो रहा है, कोई क्रैक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और बीआरएस के अंदर आपके पास सूचना होगी, आधे दर्जन विधायक बीआरएस छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसा कब होता है?
ये हो रहा है कि जो हम लोग हमेशा से कहते आए, डिस्कशन करते आए, इस बार जो इलेक्शन है वो बाइपोलर इलेक्शन है जी। या तो इंडिया के साथ लोग हैं जो करीब 65-70% हैं और 15-20% लोग हैं जो एनडीए के साथ, बाकी 10-15% जो थर्ड फोर्स के साथ हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनके साथ कोई नाम लेवा उनका नहीं बचेगा। और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग जो एनडीए के साथ थे वो छोड़, और आपने सुना ही होगा एआईडीएमके ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा, एआईडीएमके के दफ्तरों में आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए। एआईडीएमके ने इसमें जश्न मनाया कि एआईडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और ये विपरीत परिस्थिति है कि जो इस समय इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है वहां पटाखे बज रहे हैं खुशी के। और एक और चीज देखिए जो हम लोग राजीव जी डिस्कस कर रहे थे, रमेश विधुड़ी जी को उस एरिया का कार्य दिया गया है, उसका पर्यवेक्षण करने का काम दिया गया है जहां से सचिन पायलट इलेक्शन लड़ते हैं। इसका मतलब हम लोग जो कह रहे थे कि जो रमेश विधुड़ी ने जो लैंग्वेज का यूज किया है, जिस भाषा का उपयोग किया है, उनका पदोन्नति होनी है, उनकी पदोन्नति हो गई है। राजस्थान में उनको एक अतिरिक्त भार दे दिया गया है। इसका मतलब जितना द्वेष फैलाओ, जितनी गालियां दो, जितनी निर्लज्जता दिखाओ, उतना ज्यादा पदोन्नति आपकी एनडीए में होगी। रमेश विधुड़ी के उस जो स्थानांतरण हुआ है, उनको अतिरिक्त भाग दिया गया है, उससे वो बात सिद्ध होती है जो हमेशा से हम लोग कहते आए। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी आने वाले समय में हम करेंगे। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और देखिए, राहुल गांधी का अटैक भी बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि राहुल गांधी और अटैक करना यहां जरूरी भी है। अभी उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, वो खबर अभी लगातार कल से आज चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। उसी पर राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने जो पहला और आखिरी सेंटेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सेंटेंस जो है राहुल गांधी का, वो रेफरेंस के लिए है कि मध्य प्रदेश में एक 12 साल की लड़की के साथ हुआ भयावह अपराध भारत माता के हृदय पर आघात है। और आखिरी सेंटेंस सुनिए, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी हैं। यह सेंटेंस राहुल गांधी का है। प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। इतनी हार्ड लाइन आज तक राहुल गांधी ने नहीं लिखी। आप याद कीजिए, आज तक कभी राहुल गांधी के जितने भी आप ट्वीट्स देखे होंगे, इस ढंग के जितने भी उनके बयान आए, अपने आप को बहुत संभालते हुए राहुल गांधी बोलते हैं। लेकिन यहां यह मामला 12 साल की लड़की का है, मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। और यहां राहुल गांधी अभी से ठीक आधे घंटे पहले उनका ट्वीट आता है और उस ट्वीट में जो बातें लिखे, 6:33 पे ये ट्वीट है और लिख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी हैं। अभी जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे, रमेश विधुड़ी टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। वो एरिया आप जानते हैं किसका है और उस एरिया में कौन लोग ज्यादा हैं, किन की संख्या ज्यादा है, ये भी देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखिए। क्या रमेश विधुड़ी को जो उन्होंने अपशब्दों की बौछार की थी दानिश अली के ऊपर, और वो भी सदन के अंदर, संसद के अंदर, उसका इनाम मिला है? और अगर ऐसा है, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ या अभी जो कुछ हो रहा है, हम तो चर्चा कर रहे हैं चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में बीजेपी में 2 फाड़, 4 फाड़, 8 फाड़ जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है, और बगावत, बड़ी बगावत, इसकी बात कर रहे हैं। सब तरफ बगावत है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। हर जगह के मुख्यमंत्रियों को किनारे लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो शासन प्रशासन को मजबूती से काम करना चाहिए, वो भी तो नहीं है। और यहीं पे डाउनफॉल दिखाई देता है। जरा आपसे समझूं प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी की नीति, रणनीति
और उसके आगे क्या दबी कुचली हुई दिखाई दे रही है बीजेपी अभी यहाँ पे? मोदी जी की जो अभी तक सियासी रणनीति हुई है, उनके साथ एक सो कॉल्ड चाणक्य कहे जाते थे, वो सब आज की तारीख में कहां हैं? कहां हैं जो अपने सांसदों को उतार करके सोच रहे हैं कि किसी भी हालत में हम जीत जाएं? जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे। राजीव जी, जिसे हम बीजेपी पे कह रहे हैं, वो दरअसल नरभक्षियों की सेना बन गई। ये सिर्फ 12 साल की बेटी का ही मामला नहीं, एक और भयावह दृश्य उसी मध्य प्रदेश से आया है, जहां पर एक बुजुर्ग आदिवासी को चप्पलों से पीटा जा रहा है, एक मंडल अध्यक्ष भाजपा के शिव गणेश दीक्षित के द्वारा। 2 घटनाएं एक ही दिन में होती, और एक में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता है भाजपा का नेता। उसके पहले एक और आदिवासी पर पेशाब करने की जो घटना थी, उसमें भी भाजपा का नेता शामिल था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नरभक्षियों की सेना बन गई। इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों से, इस देश के संविधान से, लोगों की मर्यादा से, लोगों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। अगर जरा भी शर्म होती, राहुल गांधी ने मुझे लगता है हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये इतने बड़े बेशर्म है कि इनके लिए इन शब्दों के कोई मायने नहीं है। ये तो बहुत संसदीय शब्द है, इनके लिए कुछ और कहना चाहिए था राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी की अपनी शब्दों की मर्यादा है। मणिपुर जल रहा है कितने दिन से, केवल 19 थाने बचे हैं मणिपुर में, बाकी सारे के सारे अशांत घोषित हो गए हैं। लेकिन मोदी जी लगे हुए हैं चुनाव दर चुनाव रैलियों में, भाषण। केवल कांग्रेस को आपको कोसना है, कोसिए भाई, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है आपके। लेकिन इस देश के लोगों ने आपको जो दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया था, जो काम करने के लिए 18 घंटे आप केवल यही एक काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के अतीत को कोसना है, बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, रोज दाढ़ी कटानी है, रोज मेकअप करना है, 4 बार ड्रेस बदलना है, और यहां मां बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। रोज लोग एक दूसरे को मणिपुर में मार रहे हैं, और यहां जो पूरा सामंती व्यवस्था है, उसमें आदिवासी को अपमानित उत्पीड़ित किया जा रहा है, और एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये 21वीं शताब्दी के भारत में हो रहा है, जिसमें वो नारा जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, आरक्षण को लेकर के महिलाएं क्या करेंगी उसको? जिस देश में, जिस समाज में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस सत्ता के साये में डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, उसके लिए कोई जगह नहीं है और कोई मान और सम्मान नहीं है लोगों की नजरों में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने बहुत मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ होगा, जिस बुजुर्ग आदिवासी के सिर पर जो चप्पलें मारी जा रही हैं, उस समाज से जरा आप पूछ करके देखिए कि वो दर्द क्या होता है और फिर वो आक्रोश क्या होता है। मोदी जी क्या चाहते हैं कि महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को वो गुलाम बना करके रखना चाहते हैं? कोई सवाल न करे, कोई पूछे नहीं कि आप आज रैली में व्यस्त हैं और इधर ये हो रहा है। शुक्र है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, नेहरू ने जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, और गांधी की वो इच्छा जिसमें अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना जी, ये जो पूरे स्वाधीनता आंदोलन का सपना था, जिसने एक मजबूत संविधान और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी, संवैधानिक संस्थाओं की नींव रखी। हालांकि मोदी जी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, लेकिन फिर भी जो नागरिक चेतना इस देश में पैदा हुई 60-70 साल में, जो संवैधानिक संस्थाएं और स्वतंत्र जो प्लेटफॉर्म डिजिटल आज चल रहे हैं, वो कम से कम बात कर पा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और ये तो कह ही रहे हैं कि
थोड़ी शर्म आ जाती, थोड़ा काम भी कर लो जिसके लिए चुने गए हो, जब प्रधानमंत्री बने हो। इसके लिए नहीं हो कि केवल आपको रैलियों में भाषण देने हैं और बड़ी बड़ी लफाजियां करनी है। बिना तारीख के महिला आरक्षण बिल हमने पास करा दिया, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये मीनिंगलेस प्रधानमंत्री वो इस देश को चला रहे हैं जिसमें लोग असुरक्षित हैं और आपस में ही, राजीव जी मैं आखिरी बात कह रहा हूं, देश के हालात ये है कि इस समय मिलजुल करके ही अपनी रक्षा करें, मिलजुल करके समाज को बनाएं, क्योंकि सत्ता में जो बैठा हुआ है वो इस समय आंखों पर पट्टी बांधे है स्वार्थ की, सत्ता की, और उसी में वशीभूत होकर के वो निर्लज्जता के साथ पूरा इस देश के सत्ता को अपने पैरों तले रौंद रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को अपनी और अपने समाज की रक्षा स्वयं करनी होगी और सौहार्दपूर्वक रहना होगा। जी जी प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें, देखिए घटनाक्रम कैसे तेजी से बदलता है। आज ही दिन में हम लोग हेट स्पीच के बारे में बात कर रहे थे। हेट स्पीच को लेकर के भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया आज दिन में। जो रिपोर्ट आई है हिंदुत्ववाद की, और जो घटनाएं मध्य प्रदेश से हो रही हैं, मध्य प्रदेश से आ रही हैं, और आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इन तमाम मसलों पे अपनी बात रख रहे हैं और आश्वस्त भी हैं कि हम इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, और बीजेपी के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, जो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, और खुले तौर पे कहा जा रहा है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चुनाव के लिए, यानी चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। किस रणनीति के तहत यह सब हो रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। क्या हम लोग एक पक्ष को तो देख रहे हैं कि हाँ, यहां एक पक्ष में बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के पक्ष से जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि कोई ना कोई रणनीति तो होगी कि सांसदों को खड़ा कर दो, बताओ ना बताओ, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो चुनावी मैदान में तो आएंगे, और ऐसे ऐसे कद्दावर नेताओं को सामने लाकर फिर से सरकार हम बनाएंगे। लेकिन वहीं पर शिवराज सिंह चौहान 3 लिस्ट में नाम उनका नहीं है। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछा जा रहा है तो नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है आगे आगे देखिए होता है क्या, ये बताना। जरा इन तमाम चीजों को अगर समेटने की कोशिश कीजिए तो कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, सबसे पहली चीज तो जो मुझे दिखाई दे रही है, जो आपने कहा कि बीजेपी के नजरिए से अगर इसको देखा जाए, तो जो सबसे पहली चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जो हलचल है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो हलचल एक बात ये बता रही है कि चुनाव टाइम से होंगे, अपने नियत समय से होंगे। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला ही था वो, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बना दी गई उनकी अध्यक्षता में। तो अगर इन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें बीजेपी इतनी हलचल में है, परेशानी में है, बड़े नेताओं को उतार रही है, तो उससे लग रहा है कि चुनाव तो समय पे होंगे। अगर ये चुनाव समय पे होंगे तो बाकी चुनाव भी अपने समय पर ही होंगे। तो पहली बात तो ये रूल आउट हो जाती है। ये हम लोग बहुत समय से इस डिबेट में कहते आए कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। मुंबई में भी जब ये बात हुई तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी बिल्कुल कि ये संभव नहीं है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश तो मान लीजिए कि सरकार है, और सरकार वो सरकार है जिसका कि वोट शेयर गिरा था 2018 में, और सरकार कैसे बनी है मध्य प्रदेश के लोग और हम सब जानते हैं। लेकिन राजस्थान में तो विपक्ष में है, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि विपक्ष में रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी जैसी फीलिंग आ रही है बीजेपी के अंदर, कि वहां पे एमपीज को उतारा जा रहा है। 3 मिनिस्टरों के नाम मैं सुन रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी, इनके भी नाम आ सकते हैं। 3 एमपी के नाम आ सकते हैं। अर्जुन सिंह मेघवाल वो हैं जो कोविड के दौरान भाभी जी पापड़ की वजह से मशहूर हुए थे।
चर्चा भी जारी है, बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुर्खियों में आए थे, तो ये बीजेपी को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्रीय नेताओं को उतारने का मतलब है कि कहीं पैनिक बटन दबा है। आप देखिए कि कितना दुखी मन से वो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि हेलीकॉप्टर से रैलियां करने का उनका जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। कितना आसान काम है हेलीकॉप्टर से भाषण देना जाके। वो बता रहे हैं कि बस मेरा तो प्लान था कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, भाषण दूंगा, फिर अगली जगह। यही मोदी साहब पिछले 9 साल से कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से गए, भाषण दिया, फिर अगली जगह। कल मध्य प्रदेश में थे, आज गुजरात में। तो ये जो हलचल है बीजेपी के अंदर, ये दिखा रही कि कहीं कोई पैनिक है, कहीं कुछ बड़ा मामला है जिसकी तरफ इशारा प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत तो मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। और ये अगर यहाँ पे परिणाम वैसे ही आते हैं जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसा आपके सर्वे में भी आया, अगर वो परिणाम ऐसा आता है और ये बगावत या ये असंतोष बीजेपी के अंदर रहता है, तो ये 2024 की लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत बुरा साबित होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि लड़ाई असली वही है। और वहां पे एक डिमोरलाइज टीम के साथ, एक ऐसी टीम के साथ जिसके अंदर सर्फ उठा हुआ है, जिसमें बीजेपी ऐसी पार्टियों में नहीं गिनी जाती जहां पे बीजेपी के अंदर बड़ा असंतोष हो। बीजेपी में कभी बंटवारे नहीं होते हैं जी। दूसरा कि अशोक गहलोत आज से ही 3000 किलोमीटर की यात्रा पे गए, 18 डिस्ट्रिक्ट की 3000 किलोमीटर की यात्रा 9 दिन में पूरी करेंगे। तो उनका जनसंपर्क बड़ी तेजी से बढ़ गया है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से मजबूती है और कांटे की टक्कर है। अगर ये होता है जैसा मैं कह रहा हूं कि वो 2024 के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। और जहां तक उज्जैन की बात है, देखिए हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे, उज्जैन की घटना ने कितना शर्मसार किया है। और सरकारों के अलावा समाज, एक मरे हुए समाज की गवाही वहां से मिलती है कि वो लड़की, नाबालिग लड़की, खून से लथपथ, कपड़े उसके फटे हुए, और वो दर दर घूमती रही, किसी ने मदद नहीं की उसकी। ऐसे समाज में हम पहुंच गए, इतनी नफरत फैल गई है। और अगर ये नफरत का डेटा जो हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट में आया है, आप देखिए कि वो अधिकांश नफरत वहां है जहां बीजेपी शासित प्रदेश है जी। कल तक उस लिस्ट में कर्नाटका भी था और सरकार आते ही वहां पे नफरत नदारद हो गई। तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नफरत बड़ी, ये ऑर्गेनिक नहीं है, समाज में नहीं है, ये बीजेपी। और वो उस रिसर्च में ये कहा गया है कि 80% से ऊपर जो नफरत है वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस जुड़ी संस्थाएं फैलाती, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का एक बड़ा रोल है। आधे से ज्यादा इवेंट जिसके बाद वो नफरत फैलती, वो इनके ही ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। नफरत के बल पर चुनाव की रणनीति, अब इसका मैं रिसर्च कर रहा हूं, 2-1 दिन में वो पूरा होगा कि नफरत की राजनीति का क्या चुनावों में असर क्या होता है। तो ये 2-3 दिन बाद मैं इस पे प्रकाश डालूंगा। लेकिन अभी जो फौरन नजर आता है कि कर्नाटका जो नंबर 2 पे था हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट में नफरत में, वहां बीजेपी हार गई। तो नफरत की राजनीति हमेशा चुनावी फायदा नहीं देती है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। द हिंदुत्ववाद की जो रिपोर्ट है, जरा थोड़ा सा उस पर, चूंकि आपने जिक्र किया है इसलिए यहां रख देना चाहता हूं कि 2023 के, दोस्तों पिछले इसी साल 2023 की पहली छमाही में भारत में हेट स्पीच के कितने मामले आए, इस पर एक रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें यह कि 255 ऐसी घटनाएं सामने आई, दर्ज की गई हैं जिसमें हेट स्पीच किया गया है और खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है।
255 ऐसी घटनाएं हैं और बड़े पैमाने पर इन अभद्र हेट स्पीच की घटनाओं में से 255 में से 205 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी घटना हुई है। यानी 80% घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई है हेट स्पीच की, या केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बाकी भाजपा शासित राज्यों में। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है 29%, उसके अलावा कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां नफरत फैलाने वाले भाषणों की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसमें एक और भी चौंकाने वाली बात जो है वो देखिए कि भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 52% नफरत भरे भाषण जो है वो आरएसएस के लोगों ने या उससे जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई थी। 52% आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा आयोजित की गई थी। और इनमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, सकल हिंदू समाज भी है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। कुल मिलाकर 17 राज्यों में, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, सभी घृणा भाषण मतलब हेट स्पीच में 42% जो है वो आरएसएस से जुड़े समूहों द्वारा आयोजित की गई। मतलब कुल मिलाकर के आपको बताऊं तो 80% इस ढंग से अगर और हेट स्पीच के सहारे, और जो उज्जैन की घटना है, या सुबह शाम आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं और वहां जो मैसेजेस आप पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं हेट को बढ़ाना, नफरत को बढ़ाने के लिए है, वो सब यहां साफ दिखाई देता है। लेकिन इसके पैरेलल जब देश की राजनीति को देखते हैं, उस राजनीति पे आते हैं, और सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, उस राजनीति के जरिए पैरेलली जब राजनीति में आते हैं तो अभी खासकर 3 हिंदी भाषी राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तीनों राज्यों में क्यों भाजपा का दम जो है वो फूल रहा है। कांग्रेस कह रही है और उसमें भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत रहे हैं, श्योर शॉट जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं, आज नहीं 2 महीना पहले बता दिए। और मध्य प्रदेश के बाकी साथी जो है भाजपा के सांसद 7-7 लोगों को उतार दिए, और जैसा अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वही होने वाला है, और छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में हो चुका है, आ चुके हैं सांसद से विधायक। और जो शुरुआत में कह रहा था मैं, क्या पीएम से सीएम बनाने के क्रम में भी भाजपा आएगी, क्योंकि मोदी जी तो बार बार जा रहे हैं गुजरात, 2 दिन की गुजरात की यात्रा पे हैं और वहां 2010 को याद कर रहे हैं। तो जरा सुनील शुक्ला जी आपका नजरिया, आपके विचार इस पे सुनना समझना चाहता हूं कि आखिर ये रणनीति क्या कहलाती है, और जिसमें देश जिस दिशा में जा रहा है और उसमें जो चीजें रुकनी चाहिए, दुर्व्यवहार, बलात्कार, ऐसी चीजें रुकनी चाहिए, नहीं रुक रही हैं। दुर्व्यवहार में किसी के ऊपर आप, किसी के मुंह के ऊपर आप पेशाब कर देते हैं, किसी को चप्पल से मारते हैं हाथ पैर बांध करके, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या नहीं हो रहा है? तो कर क्या रहे हैं, और कैसे देश की जनता दोबारा आपको सत्तासीन करे, सवाल तो पूछा जाएगा। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि टिकट की घोषणा के बाद कैलाश विजयवर्गीय साहब ने क्या कहा, वो कितना तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। विजयवर्गीय साहब वो हैं कि उनको एक विधानसभा लड़ने के लिए कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं था, और ये पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा रहे थे बीजेपी का, ये वही विजयवर्गीय साहब हैं। अभी सीधी में जिस सम्मानित विधायक जी का टिकट काट दिया गया है, उनका एक वक्तव्य वायरल हो रहा है। उनका ये कहना है कि रीति पाठक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हारने वाली उम्मीदवार साबित होंगी। ये केदारनाथ शुक्ला जी का वक्तव्य है। ये वही केदारनाथ शुक्ला जी हैं जिनका विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था, और इस लिस्ट में उनका टिकट कट गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन जिन सम्मानित मंत्री जी लोगों का अब तक नाम आया है, किसी भी मंत्री जी ने उत्साहपूर्वक ये नहीं कहा कि ठीक है मैं चुनाव मैदान में उतरने हम जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी अभी कल तक अपने भाई को मंत्री बनवाने के लिए संघर्षरत थे इसी मध्य प्रदेश में, वो नहीं हुआ। कुलस्ते साहब के बारे में सभी आप जानते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते साहब कितने होनहार सांसद रहे हैं।
कितने आरोपी उनके ऊपर लगे हैं, हमारे ख्याल से यहाँ बैठे हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिचित ना हो। 6 बार के सांसद है, आदिवासी सांसद हैं, कभी विधायक का चुनाव लड़े, एक बार आदिवासी चेहरा रहे बीजेपी के हो, लेकिन बीजेपी ने कभी उनको आगे नहीं किया, सांसद बनते रहे। आज क्या स्थिति उनकी यह तब हो रहा है जब आप ये कह रहे हैं कि आप युवा नेतृत्व सामने लाना चाहते हैं। इसमें कितने लोग युवा हैं ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। और अगर आप, क्या ये संभव है कि आप चुनाव लड़े, हारे अलग की स्थिति हो सकती है, जो आपका स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय संगठन है, स्थानीय मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनकी उपेक्षा करके चुनाव जीत सकते हैं? कभी ये हुआ है? आज जिस तरीके से परसों की जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी की, उनका नाम तक नहीं लिया, उनके कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया, उनकी तरफ देखा तक नहीं, आप इस व्यवहार के बाद आप ये मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, और उस एंटी इनकम्बेंसी में भी नेता तो आपकी पार्टी के वही है, और कोई एक ऐसा नेता नहीं है आज जिसका पूरे मध्य प्रदेश में एक असर हो। किसी नेता का आप नाम नहीं ले सकते, सब इलाकाई नेता है। अकेले शिवराज सिंह चौहान हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि रतलाम से लेकर के रीवा तक इनका असर है, ग्वालियर से लेकर सिंगरौली तक इनका असर है। एक पिछड़े वर्ग के नेता आते हैं, इनके बारे में लोग जानते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है। एक असफल मुख्यमंत्री हैं ये, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है जिसके बारे में शिवराज सिंह चौहान जाने जाए। 20 साल तक सत्ता आप भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने ही संभाली है। या तो आप इनको बाहर कर दीजिए और कोई नया चेहरा ला दीजिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जो भी प्रयोग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, सवाल है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे क्या है? आपकी गवर्नेंस की विफलताएं, आपके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, आपकी सरकार के ऊपर लोगों को रोजगार न देने का आरोप, आपकी सरकार के ऊपर किसानों के साथ अमर्यादित और उनके साथ भेदभाव पूर्ण आचरण करने का आरोप। मतलब जो पैसा एमएसपी के नाम पर कहा गया था कि जो पैसे का अंतर होगा किसानों को बाजार के भाव से नहीं मिलेगा, उस पैसे की भरपाई सरकार करेगी। उस पैसे की भरपाई में कितना घोटाला है, किस तरह के आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर। मानव विकास के का जो इंडेक्स है उसमें आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए क्या स्थिति है। आर्थिक विकास के जो इंडेक्स है मध्य प्रदेश को, उसमें देख लीजिए आप। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसमें भी आप मध्य प्रदेश की गणना कर लीजिए। कर्जे कितने हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, आप इसकी गणना कर लीजिए। जो मुद्दे मध्य प्रदेश को लेकर के हैं उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। और चेहरा बदल दीजिए, सांसद को विधायक का चुनाव लड़ा दीजिए, मंत्री को नगर निगम का चुनाव लड़ा दीजिए। ये टोटकेबाजी से थोड़ी राजनीति चलती है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपने इन आदिवासियों का यह सशक्तिकरण नहीं किया कि कोई एक युवक के ऊपर पेशाब करते वो चिल्लाए भी नहीं, वो दौड़ के थाने भी न जाए, यह सशक्तिकरण का आपका मादा है 20 साल लगातार सत्ता में रहने के ऊपर, और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है। मतलब शुरुआत के ओबा जी के चर्चा भी जारी है, बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कार्यकाल को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, और इधर बीच में 1.5 साल पे आप कमलनाथ जी कार्यकाल को हटा दीजिए, तो बाकी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। यह आपके गवर्नेंस की स्थिति है। उज्जैन में एक महिला, एक बेचारी लड़की, मानसिक रूप से विकसित लड़की, वह उसके साथ के दुराचार होता है और घूमती रहती है, कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं निकलता। और आप उज्जैन को एक बनाने का दावा करते हैं। यह आपके सशक्तिकरण का दावा है। किया क्या है आपने? तो जो मुद्दे आपके सामने हैं उन मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे, और आप इस तरह के टोटके लेकर के आएंगे तो आप कहां से किस तरह का चुनाव लड़ लेंगे आप? और दूसरी चीज, जिस बात की कोई भी समाज का कोई व्यक्ति, सामान्य मतदाता, वह खंडित संगठनों संस्थाओं में विश्वास नहीं व्यक्त करता। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रही है। शिवराज जी की अलग बीजेपी है, ज्योतिरादित्य जी की अलग बीजेपी है, नरोत्तम मिश्रा जी की अलग बीजेपी है, कैलाश विजयवर्गीय साहब की अलग बीजेपी है, नरोत्तम नागेंद्र सिंह पटेल साहब की अलग अलग बीजेपी है। हर व्यक्ति की अलग अलग बीजेपी है वहां, और उस बीजेपी में और आप कोई किसी व्यक्ति को आप नेता ही बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं जिता सकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी बीजेपी को नहीं जिता सकते, संभव नहीं है वो। एक पब्लिक नेट के लिए आपके पास स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो मध्य प्रदेश में नहीं है। वही स्थिति राजस्थान में भी है।
मध्य प्रदेश में अगर आप आते, और इतनी बड़ी बगावत क्यों होती है? एक दौर था कि कांग्रेस में अगर नेता में चुनाव जिताने की ताकत खत्म हो जाए, हर व्यक्ति आजाद हो जाता है। बांधे रहने की ताकत, बॉन्डिंग क्या है राजनीतिक दलों में, कि आप उनको सत्ता में ला सकते हैं, उनको आप चुनाव जिता सकते हैं, आप उनको राजनीतिक ताकत दे सकते हैं। अगर संगठन में और सत्ता में वो नेतृत्व में वो ताकत नहीं रह जाती, तो लोग वहां चल जाने शुरू कर देते हैं जिनके पास वो ताकत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया। कौन सी वजह? आज स्थिति तो कम, ये क्या सामान्य बात है कि लोग ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। कांग्रेस ने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का राजनीतिक माहौल तैयार किया, जगह जगह आंदोलन और भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लगाए। तो जो मुद्दे सामने लाया विपक्ष ने, उन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप विषयांतर होकर के यहाँ की वहां की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके दांव सीधे कैसे पड़ जाएंगे? इन दावों से आपको सफलता कैसे मिल जाएगी? किस बिना पे मिल जाएगी? अगर आप भ्रष्टाचार, 40% का आरोप लगा था कर्नाटक में, 50% का आरोप लगा मध्य प्रदेश में, और ये आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेता नहीं है, लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं। जबलपुर की यात्रा याद कीजिए, कांग्रेस की जो पहली जनसभा थी चुनाव घोषणा के पहले, अभी घोषणा हुई नहीं थी, चुनाव का अभियान शुरू हुआ था। प्रियंका गांधी ने 200 भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया था। उन मामलों को फिर दोहराया उन्होंने ग्वालियर में। उन मामलों पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चुपचाप है। वो यह भी नहीं कहता कि ये झूठ है, वो यह भी नहीं कहता कि सच है, वो यह भी नहीं कहता कि इन भ्रष्टाचार के मामलों में अगर इसमें कोई दम है तो यह कार्रवाई की गई है। करता क्या है? प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर के भ्रष्टाचार संबंधी 41 मुकदमे दर्ज करा देते हैं। बाकी जिलों में हुआ कि नहीं हुआ मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कोई जिला बचा नहीं था, हर जिले में जाकर के अपने मुकदमे दर्ज करा दिए। तो क्या इस बिना पर आप सोचते हैं कि आपको दोबारा जन समर्थन मिल जाएगा? क्या आप अगर अपने गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे? किस बात पर खड़े हो जाएंगे? कोई तो लोगों का आधार होगा। और अगर आप मुझे नहीं समझ में आता कि अगर यह इतने ही प्रतापी नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब इतने ही प्रतापी नेता है, ये प्रफुल्ल पटेल साहब इतने ही प्रतापी नेता है, सभी लोग कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को 2024 के चुनाव की चिंता है, तो अपने प्रतिष्ठित एमपीज को, जिनके पास बड़ी ताकत है, जिनको आप उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में आकर के जीत जाएंगे, आप उनको 2024 के लिए सुरक्षित क्यों नहीं रख रहा है? आप इनको बीच रेस में क्यों शामिल कराना चाहते हैं? जी। और आप ये भी देख लीजिए कि आप किस तरह की तैयारी आपकी है और कितने आप इनको दमदार मानते हैं। जो अब तक 78 उम्मीदवारों की सूची घोषित हुई है, इसमें से 75 हारी हुई सीटें, केवल 3 सीटें जीती थी बीजेपी। अधिकांश सीटें ऐसी है जिसे भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था, उनमें आपने इन उम्मीदवारों को आप ले आए। तो कुछ अगर आप लोगों के बीच से उठे हुए मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके दांव उल्टे पड़ेंगे। लोगों की नाराजगियों को अगर आप दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, लोग आपके दांव में, आपकी झांसे में आने वाले नहीं। लोगों की जो शिकायतें हैं उन आप अभी कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेलाओं को संबोधित किया डिजिटल माध्यम से। उनमें से कितने मेले मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे? और अगर नहीं किए गए थे तो क्यों नहीं किए गए थे? आखिर रोजगार क्यों नहीं दिया गया? सवाल इस बात का है। और क्या इनके अभाव में जो इस तरह के संकट लोगों के सामने हैं, इस तरह की जो बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों के बीच में आपके इन दावों से आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। जी बिल्कुल। क्या मोदी जी के या बीजेपी के दांव उल्टे पड़ रहे हैं? मीनू जी क्या कहेंगी? जी मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा मेरा वाईफाई में ट्रबल आ गया था, तो अभी कोई बात नहीं मीनू जी, क्विक सर्विस तो हो गया उसमें, तो देर से जुड़ पाई मैं आपसे। तो मेरा ये कहना था, दाव तो उल्टे पड़ ही रहे हैं, और मोदी जी उसमें क्या कर रहे हैं कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो वो वहां विजयवर्गीय को उतार के, सांसदों को उतार के, मंत्रियों को उतार के, देखिए एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी उतनी शिवराज चौहान सिंह के खिलाफ नहीं है जितनी कि मोदी के खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी। अगर मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना होती तो तमिलनाडु जैसे राज्य में AIADMK इनका साथ क्यों छोड़ के जाता? वसुंधरा राजे वहां क्यों बगावती हो रही है? और मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, वहां पे क्यों ऐसे होर्ड्स में झुंड छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी को? क्यों? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है साफ कि जो प्रधानमंत्री अब बैठा है, इसकी अभी जिसको कहते हैं ना, चमक खत्म हो चुकी है। जो जिताऊ या वोट दिलाने वाली बात थी
उसका बहुत तेजी से क्षरण हुआ है। इस 2023 में तो खासकर बहुत तेजी से मोदी जी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। अब वो वाली बात मोदी जी में है नहीं कि आप मोदी जी के नाम से राज्य, विधानसभा, संसद और ग्राम पंचायत, जिला परिषद और सब जीत लेंगे। आप लोगों को मोदी जी का जो असली जो सच्चाई थी, जिसके कि हम लोग तो शुरू दिन से ही बात कर रहे थे, जो गुजरात मॉडल के, जो नकली मॉडल के ऊपर वो चढ़ के आए थे, विकास के मॉडल के ऊपर, वो कब नफरत के मॉडल में बदल गया मोदी जी को पता ही नहीं चला, या चला भी तो उनको लगा विकास का मॉडल तो मेरा फेल हो रहा है, चलो नफरत के मॉडल पे ही चलते हैं। तो उसको अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की जनता, जो सर्वसमावेशी जनता है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ठीक है, हो गया, बहुत हो गया, अभी इसी पे चलते रहे, अगर नफरतों के दौर में ही चलते रहे तो जो कुछ अभी हाथ में है उससे भी जाएंगे। और ये जो नेता उतारे हैं, इसमें जो इन्होंने सांसद उतारे या मंत्रियों को उतारे हैं, ये ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी लड़ने के लिए उतारे गए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो एक तो उनको, जो मंत्रियों को वहां से भेजा गया है, तो ये डिमोशन की तो परंपरा इनके यहाँ है ही, ये मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो इनके यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी है कि आज शिवराज सिंह चौहान है, उनकी नजर में वो अटल बिहारी और आडवाणी के युग के नेता है। कैलाश विजयवर्गीय भी थोड़ा बहुत संभाव उसी वहां की गर्भढाल जुड़ी हुई है। तो इनका मकसद ये है कि जितने भी है, जिनकी थोड़ी भी वहां से जुड़ी हुई गर्भढाल है, उनको सबका सफाया करके और नई लीडरशिप जो इनकी ओबीडियंट हो, आज्ञा पालक हो इनकी, उसको जमाने का प्रयास है। एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि देखिए, जो ये मध्य प्रदेश में इतनी ताकत झोंकी जा रही है सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश में इन्होंने 2021 में जो ये सरकार बनाई है, 2020 में जो ये धोखे से छल कपट करके सरकार बनाई है, और अब वो सरकार के खिलाफ जनता, जो इवन उनके अपने ही कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे वो धोखे की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में इनका ये इनके प्रकार ताकत लगी हुई है। ये बड़ी बड़ी शर्मसारी होगी अगर ये हार गए तो, और जो कि लक्षण बता रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह हारेंगे मध्य प्रदेश। जनता जो बदला जब नहीं ले पाई, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था नहीं, वोट की ताकत थी, तो जनता वो वोट की ताकत दिखाएगी, और उसके लिए आप चाहे आपके चेहरे पे जो धूल पड़ी हुई है उसको आईना साफ करने से अब नहीं हो पाएगा, समय निकल गया है। हो सकता है शिवराज सिंह को ही बदल दे, जैसा इन्होंने गुजरात में किया था। ये भी एक संभावना है, क्योंकि जो काफी चर्चा शायद आपके चैनल पे भी हो चुकी है, या मेरे से पहले पैनलिस्ट भी कह चुके होंगे कि शिवराज सिंह एक तरह से बाय बाय कर चुके हैं अपनी कैबिनेट को और अपनी ब्यूरोक्रेसी को, तो उनको भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात और इसमें यह भी है कि जाते जाते शिवराज सिंह वो येदियुरप्पा वाला गेम करके जाएंगे, भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से उनको, भाई 4 टर्म का मुख्यमंत्री है जो, तो वो क्या ऐसे आसानी से रुखसत हो जाएगा, ऐसा बेआबरू होके वो भी, तो वो सेंध लगा के जाएगा जरूर। राजीव जी यही कहना है, बाकी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर अभी देख रहे थे हम लोग, वही उनका एक विदाई भाषण की तरह वो जब बोल रहे थे, वो विजुअल कल हमने सुनाया भी था। और लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें बीजेपी की अपनी रणनीति, और क्या उस रणनीति में बीजेपी खुद की रणनीति में, खुद के जाल में बीजेपी फंसती जा रही है, जरा ये समझने की हम कोशिश करते हैं। और साथ साथ जो विपक्ष है, बार बार इंडिया में फूट की बात कही जाती है या कुछ और बताने की कोशिश होती है, लेकिन एक अपनी दिशा में राहुल गांधी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज से क्या कारण है कि आज से 2 महीने पहले लगभग राहुल गांधी ने कह दिया था कि 150 सीटें हम मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं। और जो कुछ राजस्थान में दिखाई दे रहा है वो क्या है, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पे रहते हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा दिखाई देता है। आखिर क्यों, और क्या इसके बाद भी, देखिए इस बात को जरा समझना चाहता हूं। आप लोगों में से जो भी साथी बाद में इस पे जरूर अपनी बात रखें। अभी सबसे पहले आना चाहता हूं संजय जी आपके पास, कि इस बात को तो बीजेपी आला कमान भी समझता होगा ना कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने साथ न लेकर के क्या घाटा होगा, लेकिन उस घाटे की भरपाई कहां से होगी।
शिवराज सिंह चौहान जो मामा बनकर के पिछले 18 साल से काम करते रहे, उनको न रख करके, अपने साथ न लेकर के बीजेपी को घाटा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनको अगर दरकिनार कर रहे हैं आप, तो क्यों कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि उनको दरकिनार करके और साथ साथ सांसदों को और 3 उनमें से केंद्रीय मंत्रियों को अगर सामने रख देते हैं, कद्दावर नेताओं को ले आते हैं और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को ले आते हैं, तो हम जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे? ये है क्या कुछ है? जरा समझो संजय जी आपसे, और फिर आप तमाम साथी भी इस पे अपने विचार रख सकते हैं। संजय जी। ये स्पष्ट है कि जो आडवाणी जी की या अटल जी की जो राजनीति थी या उनकी जो बीजेपी थी, उसको अगर सत्ता तो मिले ही, मतलब बहुमत नहीं मिला, तो नरेंद्र मोदी आगे आए या नरेंद्र मोदी को आगे किया गया गुजरात मॉडल के लाइट में। अब गुजरात मॉडल क्या था उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, उसका पक्ष विपक्ष दोनों है, वो अलग है। लेकिन गुजरात मॉडल जो भी था उसको आगे कर करके मोदी जी को लाया गया कि मोदी जी अब सरकार चलाएंगे, बहुमत पाएंगे। और मोदी जी को उनकी जो अपनी कोशिशें थी या जो उनके अपने उपाय थे या उनकी जो रणनीति थी, उससे बहुमत मिल गया। तो जाहिर है संघ परिवार के लिए बड़ी बात है, मोदी जी ने बहुमत तो दिला ही दिया। लेकिन फैक्ट ये भी है कि भारत जैसे देश में, बड़े और विविधतापूर्ण देश में, एक राष्ट्रव्यापी पॉलिटिकल पार्टी चलाना हंसी खेल नहीं है। और इसीलिए कोई पार्टी इतने दिन से डेवलप नहीं कर पा रही थी। अगर इसको कोई अटल बिहारी वाजपेयी की या लाल कृष्ण आडवाणी की इनकम्पिटेंसी मान ले तो बेवकूफी है, मूर्खता है, और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो क्विक फिक्स दिया, वो क्विक फिक्स तो है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। क्विक फिक्स ये कुछ दिन चिपका रहा, काम हुआ, उसके बाद वो लटक जाएगा, जब उस पर वजन बढ़ेगा तो अलग हो जाएगा। ये हो रहा है, दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के सारे उपाय, सारी रणनीति, पूरी कोशिश स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। और ये चर्चा भी जारी है, बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दिखाई दे रहा है शुरू से। मतलब निर्भया मामले में ये कहना कि अपराध में सजा नहीं होती है, सिस्टम अपना खराब है, यही प्रचारित किया गया था। और निर्भया मामले में ये पूरा ये जोर लगाया गया कि तुरंत सजा हो जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद में जब बलात्कार हुआ तो उनको मुठभेड़ में मार दिया गया, बलात्कार के आरोपियों को, मतलब, और बुलडोजर में सामने है। तो जब सारा अधिकार दे दिया गया है, तब भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। माने कानून व्यवस्था की स्थिति तो नियंत्रण में नहीं है, बलात्कार अपराध तो नहीं रुके, लेकिन बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर कहां चल रहे हैं सबको पता है। तो हो क्या रहा है ये सब कोई देख रहा है, और होना क्या था ये सबको पता है। तो बिल्कुल मिसमैच है और ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। तो अगर इनकम्पिटेंट या इनकम्पिटेंसी को आप काम दे देंगे तो यही होगा। और अगर संघ परिवार ने मिलकर या नरेंद्र मोदी का साथ देकर इतने दिन चला दिया तो नरेंद्र मोदी का खोखलापन जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। अब नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता है, हमारे यहाँ सांसद चुना जाता है और सांसद प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने अपना फॉर्मूला लगाया और चाहते थे कि सब कुछ वैसे ही हो। राहुल, आपके बने कांग्रेस से पूछा जाता था कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है वगैरह वगैरह। तो वो सिस्टम जो है उसमें तो था कि हेमा मालिनी को जीता लाइए और इधर से वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले को जिता लीजिए और ऐसे लोग जीत करके आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी को वोट दे देंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये सब किया गया, लेकिन उसमें पॉलिटिशियन कहाँ है जी? उसमें अगर पॉलिटिशियन नहीं होगा तो पॉलिटिक्स कैसे होगी? तो पॉलिटिक्स एक आदमी पूरे देश की नहीं कर सकता है, एक आदमी पूरे देश की राजनीति नहीं संभाल सकता है। और अब वही दिखाई दे रहा है, 10 साल में बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। एक आदमी की योग्यता कितनी होगी आखिर, या क्षमता कितनी होगी, वो सब अब दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यही होना था, मुझे बहुत क्लियर था। और मुझे हमेशा लगता था कि 2019 में अगर नरेंद्र मोदी नहीं जीतते तो भाजपा में कुछ बचा रह जाता और 5, 7, 10 साल बाद फिर भाजपा सत्ता में आ सकती थी। अब यह हाल हो गया है कि भाजपा की बिल्डिंग कमजोर बुनियाद पे है और इतनी बुरी तरह गिर गई है कि आगे उसको फिर यहां तक आने में फिर शायद कई वर्ष लग जाएंगे या कई नेताओं की जरूरत पड़ेगी। ये भाजपा के लिए तो नुकसानदेह है ही है,
देश के लिए भी नुकसानदेह है। और मैं नहीं कहता कि ये जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी है या संघ परिवार जैसी राजनीति कर रहा था, उसमें उसका यही हश्र होना था। और एक तरह से अच्छा हुआ है कि उसकी पोल खुल गई है। इतने बड़े देश में बसपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार तो खड़े कर दिए थे, लेकिन उससे उसका सच नहीं बिगड़ गया, बदल गया। वो पता चल गया कि बसपा कैसी पार्टी है और कितनी क्षमता है उसमें। उसी तरह से अगर बीजेपी में ज्यादा क्षमता थी या कुछ ज्यादा लोग थे या कुछ ज्यादा था तो उनने सत्ता भी चला ली, लेकिन पोल तो खुली गई, सब कुछ सामने आ गया। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं। जहां तक इन लोगों को लड़ाने की बात, एमपीज को लड़ाने की बात है, तो अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा कि अपने ये कह रहे थे कि हमें चुनाव लड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका एक कारण यह भी है कि अगर पता होता है कि हारना है तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती है। वरना विधायक भी बने रहना, कुछ नहीं रहने से विधायक बने रहने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए भी हो सकता है कि उनको पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए कह रहे थे कि हम तो हेलीकॉप्टर से भाषण देंगे। और निश्चित रूप से चुनाव हारने से अच्छा है कि आप भाषण दें और कैंडिडेट हार जाए या जीत जाए, वो बात की बात है। एक देश और एक चुनाव और ऐसे जो मुद्दे थे जो अभी एक हफ्ते के संसद सदस्य में आए, तो मैंने पहले भी कहा, संसद की कार्यवाही उसमें आए या जिन जो मुद्दे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो पूरा मामला हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा था। उसमें जो हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, सब हेडलाइन मैनेजमेंट में काम आया और उसको प्रूव किया जा सकता है अखबारों की उस दिन की खबर, दूसरी खबरों से। तो वो बिल्कुल हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा था। और उस बहाने नरेंद्र मोदी काम करते नजर आए। नरेंद्र मोदी ये कोशिश करते तो नजर आए ना कि वो आरक्षण देना चाहते हैं, भले वो नहीं चाहते थे अंदर से, और उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो विधेयक पेश करके या बता करके कि देखो भाई हम कितना सीरियस है, वो उन्होंने किया है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है या काम करते दिखने की कोशिश है। और हेट स्पीच से ही तो काम चल रहा है अभी तक जो काम चल रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर कास्ट के हिसाब से बांटा। अब जो है हेट स्पीच में अगर कोई बैकवर्ड या पिछड़ी जाति का नेता गाली दे रहा है पार्लियामेंट में, तो वो उस अपने लोगों के बीच कितना मजबूत नजर आएगा। आप वैसे देखिए, या मैं वैसे देखता हूं कि अगर एक बहुत ही दीनहीन आदमी किसी को गाली दे रहे, बड़े आदमी को संसद में खड़े होके या मंच पे खड़े, तो अपने लोगों के बीच तो वो मजबूत स्थापित हो ही जाता है और फिर वो उनका नेता हो जाता है। तो विधुड़ी जी इस तरह बड़े बनाए गए हैं आर्टिफिशियली या बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेट स्पीच में प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बोलना ये बड़ा काम करता है और इसीलिए वो नहीं बोलते हैं जी। और बाकी तो व्हाट्सएप है ही है। व्हाट्सएप में दिखाया जा रहा है क्लिप, व्हाट्सएप में क्लिप चल रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक वाले बंगा साहब ने कहा है कि मेड इन इंडिया का नमूना हूं मैं। वो तो ठीक है, उसको खूब फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन अपने विधुड़ी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद भी तो मेड इन इंडिया के नमूना है, वो व्हाट्सएप पे नहीं घूमेगा। तो यही राजनीति है और ये राजनीति कितनी सक्सेसफुल होगी अब हम लोग समझ गए हैं। एक बार हो चुकी, आगे नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, यही सारा खेल है। लेकिन इनके पास और कोई तरीका नहीं है, वो अभी भी उसी पे लगे हुए। राजीव, मतलब बड़े बड़े नेताओं को विधायक बनाओ और जो इधर दूसरे सांसद हैं उनको और ऊपर तक पहुंचाओ। रमेश विधुड़ी उसमें नंबर 1 पे बने हुए हैं और ये माना जाए। लेकिन दीपक जी, क्या ये भी माना जाए दीपक जी कि मामला हाथ से निकल चुका है, अब संभाले कुछ संभलने वाला नहीं है? और जैसा अगर अभी संजय जी कह रहे हैं, संजय जी से पहले प्रशांत जी भी कह रहे थे कि हेडलाइन मैनेजमेंट जो है उसमें आप बहुत कुछ लेके तो आए लेकिन कुछ भी धरातल पे रख नहीं पाए। वन नेशन वन इलेक्शन भी आपके, जो भी आपने आनंद फानन में रामनाथ कोविंद को भी एक काम में लगा दिया, पूर्व राष्ट्रपति को, सब कुछ ठीक है। एक मीटिंग भी हो गई 23 तारीख को, 23 सितंबर को, और उससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके 31 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक, और कितनी सारी हेडलाइंस हम लोगों ने देखी। और टेलीग्राफ कोलकाता वाला, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन उसमें एक अलग हेडलाइंस हम लोग पढ़ते रहे, ये भी देखते रहे। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि क्या मामला हाथ से निकल चुका है? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजीव जी, देखिए, राजनीतिक दलों के जो भी काम होते हैं
कुछ के नतीजे आपको तुरंत दिखते हैं, चाहे अच्छे नतीजे हो या खराब नतीजे हो, और कुछ की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी रहती है जिसका अंदाज हमें नहीं रहता। देखिए, मध्य प्रदेश की आज जो स्थिति है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो मार्च 2020 में हो गई थी। उस समय लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बहुत ज्यादा बड़ा अचीव कर लिया। वो काम ये था कि जब सिंधिया जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा गया था कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी में ले आया गया था। लेकिन सही मायनों में कांग्रेस के जीतने की शुरुआत वहीं से शुरू हुई थी। वो इस तरीके से कि छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हमेशा से ही कांग्रेस का ही स्टेट रहा है। ये हमेशा माना गया है कि ये मूलतः ये कांग्रेस स्टेट है। लेकिन लगातार 15 साल जो है वो क्यों रहे, डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चली, उसका एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, जो अवरोध जो था, वो कांग्रेस के भीतर ही था, और वो थे अजीत जोगी। अजीत जोगी के कारण कांग्रेस कभी भी ठीक से अपने पैरों पर न तो खड़ी हो पाती थी, न वो संगठित हो पाती थी। 2016 में अजीत जोगी ने कांग्रेस को छोड़ा और उसी दिन से समझिए कांग्रेस फिर से संगठित हो गई। हालांकि उनके कुछ बड़े नेता जो है पहले, वो आपको याद होगा कि बस्तर में जो बहुत बड़ा नक्सली कांड हुआ था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में बहुत सीनियर वरिष्ठ लोग गए, लेकिन वो फिर भी संगठित थे। जो उसमें सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कांग्रेस का जो था, हालांकि अब जोगी जी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मैं प्योरली उनके इसको विश्लेषित कर रहा हूं। आज जो स्थिति है, 2016 के बाद कांग्रेस जो है बहुत ही संगठित हुई। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आज के समय में सिंधिया रहते कांग्रेस में, तो क्या कांग्रेस इतनी मजबूत दिखाई देती? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वो अपना स्टेक उसमें ढूंढते रहते कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो मुझे क्या मिलेगा। मतलब जो सिद्धांत है कि हर आदमी देखता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो सिंधिया जो है वो अपने लिए जो है लोफ जो है इसका टुकड़ा ढूंढते रहते, और वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को वाकई जीतने के लिए ये कर पाते। अब देखिए, कांग्रेस हो रही लगातार संगठित, ये उसकी अपनी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर हो रही है वो उनके अपने कारणों से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत उस दिन से हो गई थी, आज वो स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस के पास अपने कारण है उसके कमजोर होने के, और क्यों भेजा गया है मोदी द्वारा इतने सांसदों को, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कल से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों को निपटाने के अलावा 2024 में मोदी जी के सामने कोई भी बड़ा चेहरा ना रहे, इसकी तैयारी है। अब मुझे लगता है कि जैसे बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से सांसदों को भेजा जाएगा और नए लोगों को लाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी को कोई पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान किस्म के सांसद नहीं चाहिए। उन्हें सनी देओल चाहिए, उन्हें गौतम गंभीर चाहिए, उन्हें मतलब ऐसे बहुत सारे लोग, निरहुआ है और मनोज तिवारी है। ऐसे तरह की ही संसद जो है उससे देश को एक सबसे अच्छा फायदा होता है कि साथ साथ मनोरंजन भी खूब होता है। आपको बहुत ज्यादा उसमें संसदीय कामों में बहुत ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देश के ऊपर एक तरह से एहसान भी कर रहे हैं मोदी जी कि मनोरंजन जो है सिनेमा में नहीं है तो क्या हुआ, चलिए मैं आपको संसद के पटल से आपको मनोरंजन कराता हूं। बहरहाल, ये जो इसकी शुरुआत हुई है बहुत पहले से हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में सभी जगह पर इस तरीके की बगावत हमको देखनी पड़ेगी, देखने को मिलेगी पड़ेगी कि हमें क्या, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कुल जमा देखने को मिलेगी। मैं कैलाश विजयवर्गीय के उस भाषण को मैं देखता हूं तो वो पराजय स्वीकार कर चुके हैं, वो क्यों लड़ने जा रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। जो उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, आप देखिए उनके विपक्ष में कौन खड़ा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उनका प्रचार सबसे ज्यादा विजयवर्गीय का यही वीडियो करेगा जिसमें कह रहे हैं मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। तो मतदाताओं को बताया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, भाई ऐसा आदमी मत भेजो कि जो जाना ही नहीं चाहता, विधायक बनना ही नहीं चाहता, तो क्यों आप उसको भेज रहे हैं। और इस तरीके से मोदी जो है कई लोगों का जो राजनीतिक कैरियर जो है वो पूरे के पूरी तरह से समाप्त करने पर भी उतारू है। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी ने अपने तरह की संसद बना ली, अपने तरह के मतदाता बना लिए, अब वो अपने तरह की एक भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। हो सकता है 2024 में चुनाव हार जाएं, और उसके लक्षण दिख भी रहे हैं। तो अगर हार जाते हैं तो उनके पास एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी उन्हीं के कंट्रोल में रहे। लेकिन मोदी के दांव इस तरीके से उल्टे पड़ रहे हैं कि अगर सारे के सारे लोग बगावत कर दें तो उनके पास रहेगा कौन। तो लगता है कि आखिर में मोदी और शाह, ये दो लोग ही जो है वो बीजेपी में रह जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी।
दो ही लोग रह जाएंगे बीजेपी में, मोदी और शाह, कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जरा अमलेंदु जी आपके पास भी आऊं कि कैसे, किस हिसाब से आप देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आ रहा है कि उनको भी उतार दिया जाएगा मैदान में। बीडी शर्मा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी आ रहा है। तो ये तमाम कद्दावर नेता अगर मध्य प्रदेश में उतार दिए जाएं, और ऐसे ही जो 2-3-4 नाम सुनील शुक्ला जी ले रहे थे राजस्थान को लेकर के, अगर वो उन कद्दावर नेताओं को देश के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अगर उनको उतार दिया जाए, आप सोचिए राजस्थान में, तो फिर क्या ये आखिर चुनाव किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं मोदी जी? बीजेपी क्या चाहती है, किस हिसाब से इस चुनाव को लड़ना चाहती है बीजेपी? और इसमें अगर ये सरकार नहीं बना पाए फिर तब क्या होगा? राहुल गांधी की बात सही हो गई तब क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे, तब क्या होगा? 150 नहीं, 120 सीट भी जीत जाए, 130 सीट भी जीत जाए, जीत तो होगी, तब फिर क्या होगा? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 के बाद अपने गुजरात जाने का इंतजाम पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि वो जाए जब 2024 में गुजरात लौट के, तो उनके लिए दिल्ली में कोई खतरा ना हो, कोई भी जो है बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का जो है तो मोदी जी को गुजरात में परेशान ना कर सके और बुढ़ापा मोदी जी का जो है वो आराम से कटे। मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है मोदी जी के दिमाग में कुछ और हो, बल्कि मैं समझता नहीं कि उनके दिमाग में होगा यही जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ लेता हूँ बहुत सी चीजें अच्छी तरीके से, ऐसा मुझको लगता है जी। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि मैं समझ लेता हूँ बहुत सी चीजें, तो मैं ये समझ रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके से राजीव जी भेजा गया है इन सब नेताओं को, कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम कह रहे कि मैं लड़ना नहीं चाहता था भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु की इच्छा से अगर कैलाश विजयवर्गीय हार जाएंगे तब भी कैलाश विजयवर्गीय पर क्या अंतर पड़ेगा? वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो कैलाश विजयवर्गीय अगर हार जाए तो भी कैलाश विजयवर्गीय की सेहत पर कोई अंतर नहीं है। तो ये किसकी सेहत पे अंतर होगा? ये होगा मोदी जी की सेहत पे अंतर। मोदी जी हारे फिर मध्य प्रदेश में, वैसे ही मोदी जी लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह तो लड़ ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री का वहां कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का टिकट अभी तक घोषित नहीं है, मुख्यमंत्री जो आपका मौजूदा है वो लड़ेगा भी नहीं लड़ेगा नहीं पता भी नहीं है, और तमाम लोग जो वहां लड़ रहे हैं बड़े बड़े आपके, और मुख्यमंत्री अपना विदाई भाषण दे चुका। तो इसका मतलब ये चीज साफ है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है। हार का ठीकरा शिवराज सिंह चौहान के सिर पे नहीं फोड़ा जा सकेगा इस विधानसभा चुनाव के बाद। ये कुल मिलाकर के एक चीज तो तय है कि शिवराज सिंह के सिर पे ठीकरा नहीं फोड़ाएगा। अब शिवराज सिंह इसमें कितनी भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हरवाने में, वो अलग का विषय है, क्योंकि अब शिवराज सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं है और उन्हें कोई आशा भी नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। तो अब दिग्विजय सिंह बन जाए कि कमलनाथ बन जाए, तो शिवराज सिंह चौहान को क्या मुसीबत है? भाई शिवराज सिंह चौहान तो नहीं बनेंगे ना मुख्यमंत्री, की तो तय हो गया। तो अगर कमलनाथ बन जाए तो शिवराज सिंह के लिए क्या बुरा है? बन जाओ कमलनाथ मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो अपनी राजनीति चल रहे हैं, जिस तरीके से अपने सब साथियों को निपटाने की जो अपनी रणनीति में काम कर रहे हैं, और एक से गंभीर राजीव जी जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको एक किनारे से जो ठीक ठिकाने लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी जो है थोड़ी सी राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति जो है वो रहने ना पाए किसी भी तरीके से। यहाँ सब कब्जा जो है रमेश बिधूड़ियों का होना चाहिए। मोदी जी इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन बिधूड़ियों के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी राजनीति। अब भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा दोनों रमेश बिधूड़ी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुखौटा हो गए और है एक तरीके से, और असली मुख जो है वो रमेश बिधूड़ी है, जिनके द्वारा जो है नई संसद में जो मुखारबंद से उनके जो उद्घाटन करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है ये सामने चीज आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक चेतना का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी तरीके से सरसब्ज ना होने पाए, कामयाब ना होने पाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आगे कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। आप देखिए एक लाइन से सबको ठिकाने लगाया है, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मतलब आपने इन सबको एक लाइन से जो आपने सबको झाड़ू चला दिए एक तरीके से बिल्कुल। और आपने वहां जाकर के मतलब अमित शाह जी तो साफ साफ कहा है कि हमें ये काम हमारा है। पत्रकारों को पूछा मुख्यमंत्री कौन होगा आपका, तो उनका ये काम हमारा है, आप पूछने का अधिकार भी नहीं है। पर ठीक है, आप पत्रकार ने पूछा गया तो उसका अधिकार तो है, लेकिन आप नहीं बताना चाहते, मत बताइए आपके मन में क्या है। लेकिन आपने ये कह के कि आपको नहीं पूछना है, हमारा काम है, आपने साफ कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री जो पद के चेहरा नहीं है और वो नहीं बनेंगे
विधानसभा चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है राजीव जी ये कि भारतीय जनता पार्टी की हार की भूमिका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लिख रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको वापस जाना होता है, जो कि काफी कुछ दिख रहा है कि उनको जाना होगा गुजरात वापस, तो ऐसे समय में उनके लिए कोई दिक्कतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में किसी तरीके से पैदा ना होना चाहिए। जी जी स्वामी जी, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, विपक्ष, वो कितनी मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है आज की तारीख में आपको? कांग्रेस पार्टी, दूसरे दल, और कांग्रेस चूंकि लीड कर रही है और इन 3 राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है उस हिसाब से भी, क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं, आप देख लीजिए 25 सीटें राजस्थान में और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में और 29 सीटें मध्य प्रदेश में, 40 और 25 65 सीटें हैं। 65 लोकसभा की सीटों वाले ये 3 राज्य हैं और इन तीनों राज्यों में आमने सामने की फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की विधानसभा की जो नीतियां चल रही हैं उन नीतियों की हम आलोचना कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद जो है उभर कर सामने आ गए हैं। ये तमाम बातें कर रहे हैं हम, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 स्वामी जी। अच्छा, देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरी कल्पना शक्ति जो मैं देख रहा हूं, देखिए राहुल गांधी बार बार अपनी जो भी बातें कर रहे हैं वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। उनका सारा ध्यान जो है देश की 50% जनसंख्या जो ओबीसी है उसकी तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का एक काउंटर कार्ड है और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का कैंडिडेट बनाकर ये मेरे ख्याल से एक रणनीति बना ली है कि उत्तर प्रदेश में भी राजपूत चीफ मिनिस्टर होगा और मध्य प्रदेश में भी, अगर, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो जीत पाएंगे, लेकिन लगता है कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर को हटाकर वो एक राजपूत चीफ मिनिस्टर बिठाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से रणनीति, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट उनको मिलता नहीं, ओबीसी वोट पे राहुल गांधी का सीधा अटैक है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, कर्नाटका के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, 4 में से 3 स्टेट में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो ये काउंटर स्ट्रेटेजी शायद बीजेपी ने बनाई है कि अब वो सवर्ण वोट बैंक जो उनका 25% है उसको वो सुरक्षित रखना चाहती है। इसलिए एक मैसेज उन्होंने दिया है इन्हें, अपने शिवराज सिंह चौहान को, कि आप ओबीसी हैं इसलिए आप विदा लीजिए, अब एक राजपूत मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और ओबीसी के खिलाफ जो सवर्ण है, हम सवर्ण की राजनीति खेलेंगे, आप ओबीसी, दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी की राजनीति खेलिए। लेकिन ये कितना कैलकुलेशन उनका सही होगा, क्योंकि जो सवर्ण राजनीति है वो 20-25% पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में है, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 15% पॉपुलेशन है, और बिहार की जो जनगणना आएगी उससे पता चल जाएगा कि उनकी संख्या बिहार में 15% से ज्यादा नहीं है। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से उन्होंने गलत गणना की है। ओबीसी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट मैसेज देके कि हम तुम्हें हटाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस मैसेज दे रही है कि ओबीसीओं को हम सामने रखने वाले हैं। एक कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की है। जी जनाब, आपसे भी समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, क्या जाति आधारित जनगणना आगामी चुनाव में खासकर जो हम देखें, और ये विधानसभा चुनाव में जिसकी बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली देखिए, पूरी जब बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व के आधार पर, लेकिन उसके भीतर वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा कभी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। वो ओबीसी और दलितों में भी जिस तरह से विभाजन करती है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अति पिछड़े पर सबसे ज्यादा वो कंसंट्रेट करती है। और इधर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें या मध्य प्रदेश में देखें तो नॉन जाटाओ दलित पर उनका फोकस होता है, और ये जातियां बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। सवर्ण जो मतदाता है वो कितना भी कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि 2% से ज्यादा उसमें बदलाव आ सकता है। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और स्वाभाविक तौर पर उसका वोट वहीं जाएगा। हाँ, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो जरूर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इनकी तरफ देख रहे हैं।
तो वो हमें लगता है कि सवर्ण पॉलिटिक्स से बहुत मुतमईन होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मार्गदर्शक मंडल की तरफ भेजने की जो तैयारी हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ओबीसी चेहरा रहना चाहते हैं। वो भले ही बाद में ओबीसी बने हों, लेकिन उनको सिर्फ अपने ही मुखौटे पर ओबीसी लिखना है, बाकी और नहीं। दूसरी तरफ जहां मैं कांग्रेस की चुनौती देख रहा हूं, बीजेपी अभी इतनी कमजोर नहीं है डेफिनेटली सोशल इंजीनियरिंग के मामले में। राहुल गांधी ओबीसी पॉलिटिक्स की बात तो कर रहे हैं और वो नैरेटिव के स्तर पर बहुत बड़ा काउंटर है, लेकिन जब आपको वोट को एड्रेस कर रहा है तो आपको अति पिछड़े के सवाल को उठाना पड़ेगा। और ये जो अभी विश्वकर्मा योजना आई है राजीव जी, बहुत साधारण सी भाषा में आप इसको काउंटर कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना में क्या है कि मोची का बेटा सिर्फ मोची होगा, नाई का बेटा सिर्फ बाल बनाएगा, बढ़ई का बेटा सिर्फ बढ़ई होगा। ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं? राहुल गांधी को यह कहना चाहिए कि कांग्रेस ने जो ख्वाब दिखाया था वो कि एक किसान का बेटा भी डीएम कलेक्टर बन सकता है। कांग्रेस ने यह सपना दिया था कि एक मजदूर और दलित का बेटा भी वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। ये जो सपना था, उस सपने को खत्म करके नरेंद्र मोदी जाति के अनुसार पेशों में इस समाज को तब्दील कर देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप वही सामाजिक व्यवस्था थोपना चाहते हैं जो मनुस्मृति का विधान है, हमारे संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ओबीसी के साथ साथ संविधान को बचाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस को अभी और काम करने की जरूरत है कि वो अति पिछड़ों को एड्रेस करें, नॉन जाटो दलित को भी एड्रेस करें, और दूसरा यहां से लीडरशिप पैदा करें। बीजेपी की जो असली ताकत है वो ये है कि इन समाजों से उन्होंने नेता पैदा किए। वो बात अलग है कि वो केवल जोकर हैं, वो मुखौटे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो वोट बटोरने के लिए जरूर करते हैं। इस तरफ भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए, खास करके राहुल गांधी को, और उनसे तो मैं उम्मीद करता हूं। बाकी कांग्रेस पार्टी में भी एक धड़ा है जो इस तरह से पॉलिटिक्स करता है, वो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन राहुल गांधी से तो कम से कम ये उम्मीद है। जी प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं? प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की ताकत को भी यहाँ समझना होगा, कितनी मजबूत, कितनी ताकतवर कांग्रेस है और कितनी ताकतवर बीजेपी है। जब हम दोनों पक्षों की चुनावी रणनीति और सियासत की जो सियासी रणनीति की बात हम जब करते हैं, तो दोनों पक्षों को, एक पक्ष को हम सीधा का सीधा खारिज कर दें और दूसरे पक्ष को बिल्कुल खड़ा कर दें कि हाँ बहुत मजबूती के साथ में चुनावी मैदान में है। अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल कहें, और नहीं है तो उस पर विवेचना जरूर करें, विश्लेषण जरूर करें। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन तीन राज्यों में कहां आप पाते हैं और किस रणनीति के साथ आप देखते हैं, खासकर इन तीन राज्यों, हिंदी भाषी राज्य जहां दोनों आमने सामने हैं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और तीनों राज्यों का नाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यहां पर कितनी मजबूती के साथ आप कांग्रेस को खड़ा देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से सरकार में है वो, और उनका लंबा वहाँ पे इतिहास रहा है, और इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, और बीजेपी ने अपनी राजनीति में कोई रिफॉर्म नहीं की है, यानी उनकी जो राजनीति है। चर्चा भी जारी है, बने रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आरएसएस की जो सोच है उसमें बड़ा स्थायित्व है, और वो स्थायित्व इसलिए है क्योंकि ये सोशल स्टेटस को, सामाजिक यथास्थिति के लिए काम करते हैं। तो जो भी इनकी सोशल इंजीनियरिंग है वो बेसिकली सामाजिक स्थायित्व को कायम रखने की है, और इसीलिए जो इनका जो प्रयास होता है तमाम सारी योजनाओं के तहत, जैसा प्रोफेसर रविकांत बता रहे हैं, वो ईमानदारी वाला नहीं होता है। वो एम्पावर नहीं करते किसी समाज को, नेता जरूर बना देते हैं उस समाजों से, एम्पावर नहीं करते।
कांग्रेस पार्टी को, मैं रविकांत जी से सहमत हूं कि उनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए कि कैसे वो तमाम समाजों को जो हाशिए पर हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाई, जहाँ पे जो है वो सशक्तिकरण नहीं गया, उनको कैसे एम्पावर करें। दूसरी एक देखिए महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि कैलाश विजयवर्गीय जो बात कह रहे हैं, देखिए वो तजुर्बेकार और मंझे हुए नेता हैं और राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो कोई मामूली बीजेपी नेता नहीं है। वो कई राज्यों के चुनाव इंचार्ज रहे हैं। उनको मालूम है कि कैमरे के सामने बोलने का मतलब क्या होता है। जब वो बोल रहे थे कल, तो उनको ये मालूम था कि कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरों के सामने वो बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, अच्छी तरीके से उनको मालूम था। हम भी अगर कैमरे के सामने आकर आपसे बात करें तो मुझको मालूम है कि ये लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो यहाँ मैं बात कहूँगा तो कहाँ तक जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय जो ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो हेलीकॉप्टर से रैलियाँ करना चाहता था, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वो संदेश दे रहे हैं केवल बीजेपी नेतृत्व को नहीं, तमाम सारे अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि देखिए ये स्थिति है बीजेपी की। वो रिबेल हो चुके हैं, उसमें अब कोई सोचने की बात नहीं है और इसीलिए वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ये कोई गलती से दिया गया भाषण नहीं है। और नेता बहुत समय इतना आसान हल्के लहजे में बहुत सी गंभीर बातें कहता है। उसको मालूम है कि वो स्पिन कहाँ जाएगा, मीडिया इसको कैसे लेगा, सोशल मीडिया में ये कैसे जाएगा, बीजेपी के नेता देखेंगे तो क्या कहेंगे। और एक गुंजाइश रखता है कि जी हम तो कार्यकर्ताओं से ऐसे लाइटली बात कर रहे थे और ये बात निकल गई। तो हम लोगों ने भी कई सारे इंटरव्यू दिए और कई बार नेता ये कहते हैं कि देखिए ऐसे बैठ के इंटरव्यू नहीं देंगे, खड़े होके आप सवाल पूछ लीजिए तो मैं बता दूंगा, आप ये कहूँगा तो आप ये लिखिएगा। ये सब होता है राजनीति में। और वो बॉडी लैंग्वेज का किस लहजे से कहा जाए उसका संदेश है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत होशियारी से, बहुत स्पष्ट तरीके से ये बता दिया कि वो रिबेल है। और अब आप देखिएगा कि जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे थे वो कैसे चुनाव आते आते ये सब चीजें दिखाई देंगी। तो बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। और ये शिवराज सिंह चौहान का अगर आप पत्ता साफ कर देंगे तो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, वो भी कुछ अपनी कारीगरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मीनू जी, यहाँ एक एग्जाम्पल राहुल गांधी बार बार देते हैं और वो भी कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का। कर्नाटक चुनाव को अगर देखा जाए और उसके रिजल्ट को देखा जाए, कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी फाइट की, लड़ी और उसके बाद जो उसके पक्ष में रिजल्ट आया और बम्पर रिजल्ट आया, उसको देखा जाए तो फिर ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं आप, और वैसे में कितना आसान दिखता है। क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम्पल ना हो, कर्नाटक की तरह का इलेक्शन रहता, पहला इलेक्शन रहता, तो बात कुछ और होती, जहां पे आखिरी दांव जो है वो आपके पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी पता नहीं था। मैं बजरंग दल की बात कर रहा हूं। जब कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम और पीएफआई का नाम लेके आती है, बैन लगाने की बात करती है, और इसके बाद उस पूरे मामले को अपनी तरफ लाने और ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन वो बैकफायर करता है। अब एक एग्जाम्पल सेट है, वैसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव को कैसे देखा जाए? जी, आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, तो देखिए एक कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक समानता है, वो बहुत बड़ी समानता है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, मेरे ख्याल से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लंबा समय उन्होंने गुजारा और बहुत लंबा एरिया कवर किया। तो वो जो प्रभाव अन्य कारणों के अलावा
कर्नाटक में पड़ा। देखिए वहां 40% कमीशन की सरकार थी और अंदरूनी कलह भी उसी तरीके से थी। इसी तरह यहाँ 50% कमीशन की सरकार आ रही है और उसके केसेस भी सामने आ रहे हैं और अंदरूनी कलह भी आप देख ही रहे हैं। उसमें कलह उस तरह की नहीं है राजस्थान वाली, लेकिन एक तरह की खींचतान है। मतलब कई दावेदार हैं कुर्सी के और जिनको कि वो खुद को कुर्सी के दावेदार मान रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन मोदी उनको नहीं जमने देना चाहते उस कुर्सी पे। वर्तमान मुख्यमंत्री को भी नहीं चाहते और वो जिनको वो उतार रहे हैं मेरे हिसाब से उनको किसी को नहीं चाहते। वो उनके पास कोई और ही तुरुप का इक्का है जिसको कि वहां वो उसके ऊपर बैठाएंगे। ये बाकी जो उतारे गए हैं इनको तो यहाँ से इनकी सफाई करनी है। उनका मानना है कि ये हारेंगे। मोदी जी का ये मैं जो समझती हूँ उनका मानना है ये हारेंगे तो सेंटर से भी इनको गायब करो और यहाँ से भी खत्म करो और बाकी जो मेरी अपनी राजनीति है वो यहाँ चलेगी। अब इसमें कर्नाटक की जो बात आती है, देखिए इसमें अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को अवेयर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कर्नाटक की जनता ज्यादा अवेयर है अपने अधिकारों के प्रति और अपनी बुनियादी जरूरतों के प्रति। तो उसका ही नतीजा था कि उन्होंने सारे दबावों के बावजूद, बजरंगबली, महाबली और वो सब के बावजूद, मोदी जी की पूरी कैबिनेट, मोदी जी का सारा सरकारी अमला सब वहां लगा हुआ था, उसके बावजूद भी कर्नाटक की जनता मजबूती से अपने उस पर खड़ी रही। वो मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा खतरा अभी भी नजर आता है कि एंड टाइम पे इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जब ये मोदी जी अपने दलबल के साथ उतरेंगे तो कहीं जनता के पैर ना उखड़ जाएं, जो या नेताओं के ही ना उखड़ जाएं कि जो ये दलबल के साथ वापस आ रहे हैं। पता चला कि ये फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। ये दलबल के साथ जब उतरेंगे मोदी जी उस वक्त मेरे ख्याल से सही वैल्यूएशन होगा। लेकिन इस पे फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात हम डिस्कस करें अगर, तो देखिए इतनी गहमा गहमी है 5 राज्यों के चुनावों की जहां पे प्रधानमंत्री को लगता है कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएंगे भाजपा के पक्ष में। तो उस ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री गुजरात क्या करने गए हैं और वो भी 2 दिन। एक तो होता है कि चलिए गए और 2 घंटे में 4 घंटे में वापस आ गए। प्रधानमंत्री वहां रात्रि का प्रवास कर रहे हैं। वहां बताया जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के अंदर, गुजरात भाजपा के अंदर भी उतना सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है जो कि ऊपर से दिखता है, क्योंकि इस वक्त किसी का ध्यान गुजरात पे नहीं है। वहां एक घटना और हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रही है, जो आप तमिलनाडु में जो सनातन की घटना पे जो ये उनको लिंचिंग करने में लगे हुए हैं उदयनिधि महाराज की, उससे मिलती जुलती घटना गुजरात में हो रही है। तो वहां का जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, देखिए वो संप्रदाय है जो कि भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक है गुजरात के अंदर, न केवल गुजरात के अंदर बल्कि विदेशों में भी। आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक जब यहाँ आए, भारत आए अभी G20 में, तो वो स्वामीनारायण मंदिर में ही गए थे, क्योंकि स्वामीनारायण का मंदिर वहां पे भी है, लंदन में सबब में है, मैंने भी देखा है वो मंदिर। तो उस मंदिर को वो किसी और मंदिर को छोड़ के, इंडिया के या दिल्ली में ही बड़े अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको छोड़ के वो स्वामीनारायण मंदिर में गए थे। तो वहां पे कंट्रोवर्सी ये पैदा हो गई है कि वहां कुछ नया मंदिर बना और उसमें कुछ म्यूरल्स, जो भित्ति चित्र जिनको बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं हनुमान जी। तो वहां पे जो भाजपा के अनुषांगिक संगठन है और भाजपा के लीडर्स, उनकी बहुत जबरदस्त भिड़ंत वहां हो गई। मतलब जो अनुषांगिक संगठनों की, उन्होंने उसके ऊपर कालिक वगैरह भी पोत दी उस म्यूरल के ऊपर, उस भित्ति चित्र के ऊपर, और उन्होंने कहा कि न केवल हनुमान, स्वामीनारायण वालों ने कहा कि न केवल हनुमान, तुम्हारे कृष्ण राम सब दास हैं स्वामीनारायण के। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामीनारायण कोई बहुत अवतार पुरुष नहीं, वो 200 साल पुराना ही एक गुरु टाइप है। तो लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा कोशिश की गई उसको जो शांत करने की, विवाद को शांत भी हो गया, लेकिन वहां आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मोदी जी को ये लग रहा है कि एक और नया बवाल यहाँ क्या खड़ा हो गया, यहाँ तो सब सही चल रहा था। और वहां पर भी सनातन को चुनौतियां मिल रही है अंदर से ही, और उस संप्रदाय से जिसके की जो कि मोदी जी के समर्थन में खड़ा था अभी तक। तो ये जो नए फिनोमिना, जो नई चिंगारियां जगह जगह से फूट रही कि एक को दबाए तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरे को
तो तीसरी उनके अपने गुजरात राज्य में मामला गड़बड़ हो गया है, देखिए। और जब उनकी जो धुरी है ना उनकी, उसके ही बल पे इंसान वो इतने उसके साथ खड़े हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर वहां हिलने लगी धुरी तो वो आगे तक कहां तक जाएगी इसको आप कह नहीं सकते। तो ऐसे में जो ये ओबीसी की राजनीति जो आ रही है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन 5 राज्यों में भी और आगे आपके 24 के आम चुनावों में भी। तो मोदी जी को न केवल चुनाव जीतना है, अभी अपना राज्य जो है उसमें भी गड़बड़ी शुरू हो गई है और वो शांत नहीं होगी। ये जहां सिद्धांतों की बात आती है ना, ये जो इस तरह के धार्मिक समुदाय होते हैं या आध्यात्मिक समुदाय होते हैं, जब यहाँ इस तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है सिद्धांत को लेके, तो फिर वो थमती नहीं है जल्दी से। उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामीनारायण टेम्पल के जो फॉलोअरशिप है वो डेफिनेटली थोड़ी मध्य प्रदेश को भी कैस्केड होती होगी और है। जैसे दिल्ली में ही आप देख लीजिए, स्वामीनारायण टेम्पल अक्षरधाम पे कितनी आस्था है लोगों की, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये आगे वॉच करने वाली बात होगी। इसको ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोदी जी अपने ही उसमें फंस गए हैं, अपने ही गृह राज्य में। तो ये आगे उनकी परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगी आगे चुनावों में, और ये कितना आगे बढ़ेगा, ये चीजों पे डिपेंड करेगा। और बाकी आज तो मुद्दा ही आपका मध्य प्रदेश है। तो जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि वहां से खत्म होगी ये बीजेपी या क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन हार सामने दिखाई दे रही है। और कितने मतों से हारेंगे या कितनी सीटें हारेंगे, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एसेस करने में। और ग्राउंड रिपोर्ट में तो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो वहां बैठे हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है आगे, तो उसी हिसाब से असेसमेंट होगा। जी राज, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। और 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच हमने जो सर्वे किया था वो भी आप तक हम पहुंचा चुके हैं और तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, और आपसे समझूं कि आप किस हिसाब से देखते हैं। बहुत सारी बातें हम कर गए और क्या एक एग्जाम्पल के रूप में जिस कर्नाटक, वही सवाल लेके आ रहा हूं, जिस कर्नाटक को यहाँ कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी रख रहे हैं। आप देखिए, जब राहुल गांधी अपना बयान दे रहे थे तो कह रहे थे कि 136 सीटें हम कांग्रेस लेकर आई कर्नाटक में और यहां 150 सीटें लाएंगे। वहां अभी मीनू जी ने भी बताया कि 40% की सरकार वहां कहते थे, यहां 50% की सरकार कह रहे हैं। और वहां भी बीजेपी के अंदर जबरदस्त हमने देखा कि बगावत के सुर जो है थे वो बुलंद थे और यहां भी बुलंद है। बहुत सिमिलरिटी है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। कर्नाटक में भी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो धूम मचाते हुए आगे बढ़ी थी और यहां मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर आज भी दिखाई देता है। कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत, हालांकि वो दक्षिण का राज्य है और ये सेंटर का राज्य, सेंट्रल हिंदुस्तान है और हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं है उस हिसाब से कि जो इश्यूज हैं वो यहां भी हैं और वहां भी है। और वैसे में कांग्रेस की तैयारियां 18 साल ही नहीं बल्कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये सारी चीजें अगर रखी जाएं, और ये ना भूलें हम कि 2018 में यहां बीजेपी लूज कर गई थी। इस जगह यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत नहीं हुई थी 20 में, और उसके बाद आपने, और यही हालत कर्नाटक में भी थी। सिमिलरिटी ये भी है कि कर्नाटक में भी बीजेपी जीती नहीं थी 2018 में और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। और उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, सब कुछ है। वहां भी छीनी हुई सरकार, यहां भी छीनी हुई सरकार, वहां भी बगावत, यहां भी बगावत, वहां 40%, यहां 50% सरकार। और उसके अलावा आप देखिए वहां भी भारत जोड़ो यात्रा, यहां भी भारत जोड़ो यात्रा। तमाम सिमिलरिटीज के बीच वहां 136, क्या यहां 150? संजय जी, बिल्कुल ये वही है कि इसमें राहुल गांधी का एक्सपीरियंस तो है ही है। एक्सपीरियंस वो सिर्फ उनका अपना नहीं, पूरी टीम का। और नरेंद्र मोदी जो कर्नाटक में देख चुके हैं या सीख चुके हैं, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा है वाला मामला है। कि कर्नाटक में जो हुआ कि बजरंगबली अंत में काम नहीं आए, जो ये समझते थे कि काम आ जाएंगे हमेशा, जैसे पुलवामा काम आ जाएगा या आ गया था,
तो बजरंग बली अगर इस बार यहाँ काम नहीं आए, वहां पुलवामा काम आ गया, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उसके लिए तैयार है। और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पास या संघ परिवार के पास जो विकल्प है वो बहुत सीमित है, और उससे लोग निपटना समझ रहे हैं। जैसे भी प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि अगर राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो यहां हो सकता है कि अपर कास्ट को आगे करने की योजना हो। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछड़ों, परेशान, पीड़ितों की बात कर रहे हैं। उनकी बात करते हैं जो सताए जाते हैं, उसमें दानिशली भी है। सिर्फ वो जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनगणना होगी तो हम ठोस ढंग से आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर काम कर पाएंगे, जो बीजेपी में कहीं है ही नहीं। बीजेपी में है कि किसी तरह से जीतना है, तो उसका मोटा ये निकाला गया कि वो शायद ओबीसी वोट का फायदा उनको मिल जाए तो हम जो है अपर कास्ट को आगे कर दें। लेकिन मैं अपर कास्ट का होने के नाते कह रहा हूं, और छपरा से होने के नाते कह रहा हूं, कि अपर कास्ट इस ढंग से नहीं सोचता है। या तो वो ओबीसी का नेतृत्व मानेगा नहीं, और अगर मान लेगा तो फिर कुछ छोड़ेगा नहीं। तो वो इतनी जल्दी से ओबीसी के उसमें नहीं पड़ने वाला है कि अब हमको आगे किया जा रहा है। कोई अपर कास्ट का आदमी ऐसी कृपा पसंद नहीं करता है, किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर कोई ओबीसी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गया, तो वो या तो उसको मानता नहीं है, या वो ओबीसी की ये वाली राजनीति में विश्वास नहीं करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर मोदी जी ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो वो भी कामयाब होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की जो भी तैयारियां हैं वो सोची समझी परखी हुई हैं, और इधर की जो तैयारियां हैं वो इंप्लीमेंट करने के बाद पता चलेगा कि उसको सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। उसका एग्जाम्पल है कि जब ये अपना सिंधिया जब पार्टी छोड़ करके गए और पायलट के जाने की बात हो रही थी, तो याद कीजिए कि राहुल गांधी की कितनी आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी बात नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, वगैरह वगैरह। और राहुल गांधी उन सब से निश्चिंत थे और जरा नहीं परवाह किया। और पायलट अभी तक नहीं गए हैं, और उल्टा उधर बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया या और भी जगह दूसरे राज्यों में भी बीजेपी में बगावत ज्यादा है। कांग्रेस का बगावत कंट्रोल्ड है या नहीं है लगभग, या वापस हो रहा है, ऐसे देखिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक्सपीरियंस है, या जो उसकी तैयारियां हैं, या जो उसका टीम वर्क है, वो बिल्कुल अलग है। और उसको मोदी जी जो अपनी चालों से अभी तक काउंटर करते आए थे या जीत जाते थे, वो अब असर नहीं करेगा। ये देखने वाली बात है। बेशक यहाँ कुछ क्रांतिकारी हो सकता है, कुछ बिल्कुल नया अनूठा हो सकता है, और हो सकता है कि वो ज्यादा इफेक्ट कर जाए या कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दे, वो अपनी जगह है, वो रिस्क है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसका मुकाबला कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की टीम नहीं कर पाएगी। उसके लिए तैयार है, और इनके पास से कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है जिससे माना जाए कि इनकी झोली में आगे कुछ और होगा जो वो निकाल लेंगे। लेकिन बेशक सतर्क रहने का समय है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, और तब तक बदल सकता है रिजल्ट। जो अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी था, और जिस रिसर्च की रिपोर्ट पर इतना बवाल हो चुका है, तो हम अभी कैसे कोई रिजल्ट के बारे में बात करें। रिजल्ट के बारे में बात रिजल्ट के बाद ही करेंगे। रिजल्ट जाहिर है कि अंत तक बदल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि उसके मुकाबले की तैयारी दुरुस्त है, बहुत अच्छी है, और उधर से तैयारी जो है, जो भी होगी, जैसे भी होगी, उसका मुकाबला हो सकता है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुकाबले की बात उधर जयपुर में इस वक्त कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कर रही है। अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष हैं, इन सब की बीएल संतोष की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। उसमें अमित शाह और जेपी नड्डा ये तमाम नेता मौजूद हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद हैं। तो बीजेपी जयपुर में मीटिंग कर रही है, अपने प्रत्याशियों को खोज रही है कि किसको उतारा जाए, किसको नहीं उतारा जाए। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, प्रत्याशी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि उतरना भी है चुनावी मैदान में। और लेकिन एक सिमिलैरिटी कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है कि जैसी स्थिति, जैसे हालात कर्नाटक में थे, वैसी ही हालत यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, और कमोबेश वही हालत
आगे बढ़ें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ हालत जो है वो इसके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो उस आधार पे ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथे राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। चौथा राज्य तेलंगाना है, और तेलंगाना में बहुत मजबूती के साथ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस के कई सारे नेता और कांग्रेस के जो 3 और 4 मुख्यमंत्री हैं, ये भी वहां राजस्थान तेलंगाना में डेरा डाले हुए आपको नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और इस बीच खबर यह भी है कि 7 या 8 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाए, 7 या 8 अक्टूबर को, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव और बहुत सारी बातें जो होती थी, इन सब चीजों को भूल जाइए और जरा अब गर्मा गर्म चाय के साथ, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ेगा, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म सियासी चर्चा में भाग लेते रहिए, सुनते रहिए। और हम लोग तो बैठे ही हैं बातें करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जी आपका, संजय जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ते हैं सीधे छत्तीसगढ़ से, और वहां की गर्मा गर्म बातें वो भी बताएंगे। तो दीपक जी आपका भी और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थे 2 और साथी, 2 नहीं बल्कि 3 साथी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी और सुनील शुक्ला जी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।